साउंड कैमरा देख लें। ओके, थैंक यू। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी है होगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। आपने इसके पहले पढ़ा था भाग 4 में क्या पढ़ा था बताइए? भाग 3 और 4 थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं कि इतना टॉप कठिन है, नहीं, नॉट इतना टॉफ, इतना सा कठिन है। ठीक है, जिसको मैंने पढ़ा दिया है ना। अब हम लोग आ रहे हैं भाग 5 के बारे में पढ़ने। भाग 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करें, बताइए, रिकॉल करें कि ना करें? हाँ, भाग 4 में जो रिकॉल करने वाली चीज है, जब मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा था कि क्या होता है, वो होता है चेन, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बी पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं? सोचिए सोचिए, बैठिए, रुकिए तो सोचिए क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने भागे में। चेन, ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन, सी पेप्टाइड चेन। सी पेप्टाइड चेन अलग हो जाती है, ए और बी पेप्टाइड चेन आपस में रुक जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, अगला जो नेक्स्ट वो होता है इंसुलिन निर्माण की प्रक्रिया, वो शुरू हो जाती है। हो जाती ना? इंसुलिन बना लिया ना हम लोगों ने, फिर क्या किया, उसको इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डाला। एक इस्चेरिचिया कोलाई एक अलग था, एक अलग था, दोनों के अंदर इस्चेरिचिया कोलाई डाला। फिर उस चीज को क्या किया, डीएन वो इंसुलिन का उत्पादन किया, भारी मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन किया, इतनी मात्रा में नहीं। और उसको हमने लिया कहां से था, कहां से लिया था? नीचे कमेंट बॉक्स में ये करके बताओगे। क्या करके बताओगे? ये करके बताओगे। ठीक है, देखो इधर ये वो कुछ नहीं करना है ना। बस पढ़ना है तुम लोगों को अच्छे तरीके से। आपका एक एनसीईआरटी टॉपिक है, एनसीईआरटी टॉपिक मैंने छोड़ दिया था कि जो इस्चेरिचिया कोलाई वो था ना, सॉरी इंसुलिन था। क्या था जो आपका? ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। जो आपका इंसुलिन था ना, उसको एक एली लिली नामक कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को, एली लिली एक कंपनी थी जो कि कहाँ की थी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने इसको सबसे पहले किया था। छोटा सा टॉपिक है ना। 5 जुलाई 1983 को एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली और लिली। ठीक है, एली और लिली ने क्या किया था, इस इंसुलिन को मतलब लैब में बनाया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोगों का बहुत शानदार सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक है जीन चिकित्सा। और मैं फुल ऑफ जोश के साथ आया हूं आप लोगों को पढ़ाने, पूरे जोश के साथ, और आज बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। जीन चिकित्सा, जिसको हम लोग जीन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, जीन थेरेपी। बताओ, जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है? थेरेपी का मतलब क्या होता है? सपोज दैट ये हाथ आपका खराब है, अब ये हाथ की थेरेपी हो रही है, आपकी फिजियोथेरेपी हमने करवाया तो आपका हाथ सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। या फिर थेरेपी के माध्यम से कुछ ऐसा इसमें खुराफात कर दिया कि हाथ आपका सही हो गया, है ना। थेरेपी का मतलब इलाज हो गया। तो जीन थेरेपी मतलब जीन का इलाज। जीन कहाँ पाया जाता है? हमने देखा कि सपोज दैट ये कोई डीएनए है ना, और इस डीएनए के अंदर जीन होता है, आपको पता है। हमने देखा एक ये डीएनए है, क्या है? ये एक डीएनए है। ठीक है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये देखिए। अब आपने देखा और बड़े धीरे से बोल दिया कि भैया इसमें सभी के तो नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन जो बी वाला खंड है, ए और बी वाला खंड है, उस बी वाले खंड का तो नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट ही नहीं है। ये 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। चलो, आपने देखा कि भैया इसका क्यों नहीं कंप्लीट है, ये इसको मान लिया हमने, ये क्या है? ये है हमारा जीन। तो ये जीन क्या है? जीन या फिर विकृत है। विकृत यानी कि खराब है। ठीक है, या फिर अनियमित अनियमित है। सॉरी यार, खांसी ना मेरे को बहुत परेशान करके रखे, मेरा मूड खराब हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इस जगह हमने देखा इस जगह का जीन या फिर विकृत है, या फिर क्या है, या फिर वो जीन विकृत है यानी कि वो जीन खराब है, या फिर उस जगह कोई जीने नहीं है, है ना।
या हम देख रहे हैं कि इस जगह का जो जीन है या तो विकृति है यानी कि वो खराब है, या फिर हमने देखा कि इस जगह के जीन क्या है, अनुपस्थिति है। क्या है, अनुपस्थिति है। अब भैया हम ठहरे डॉक्टर, हमने क्या किया, अच्छा जीन खराब है जी, अजी अजी जीन खराब है ना। अब हमने क्या किया, क्या किया, हमारे बच्चे भैया बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग जाओगे पढ़ोगे तो अभी नहीं, बात की बात है, मैं 10 साल बाद आगे का ना, 10 साल बाद आगे का मैं सोच रहा हूँ, वहां पे मैं बोलूंगा अरे यार जीन खराब हो गया, हाँ जी क्या क्या हो गया जीन को, देखो देखो क्या हो गया, तुम लोग भी देखो देखो क्या हो गया, वही जीन को खराब है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने इसको क्या थेरेपी किया, ये करके ये करके ये करके ये करके दिखाओ, हमने उस जीन को ठीक कर दिया। यही होता है जीन थेरेपी। अब ये बताओ, सपोज समझना, इस एक चीज समझना यहाँ पे, एक चीज बड़े प्यार से, ये खराब जीन था, क्या बनाएगा, खराब आरएनए बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए, खराब सूचनाएं देगा कि नहीं देगा, सूचनाएं बिल्कुल खराब देगा। अब जब ये खराब सूचनाएं देगा तो जो प्रोटीन बनेगी, बताइए वो खराब प्रोटीन, गंदी प्रोटीन, सड़ी प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल सर बनेगी। अरे गजब भैया, अब हमने इस जीन को सही कर दिया यहाँ पे, अब प्रोटीन कैसी बनेगी बताइए जी, बताइए अब प्रोटीन कैसी बनेगी, अब प्रोटीन अच्छी प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, अच्छी प्रोटीन बनेगी। हाँ क्लियर, क्लियर है। यही होता है जीन थेरेपी, जीन का उपचार करना। डीएनए का खटाखंड है, ये खटाखंड है, ये अब हमने देखा कि इस खट्टे खंड में जो सूचनाएं थी वो थी आंखों की रोशनी की। अब भैया ये जीन का खंड मेरे अंदर नहीं था, सपोज है ना, ये मेरे अंदर नहीं गया, ये मेरी आंखें बंद थी, मेरे कुछ दिख ही नहीं रहा बे। अब मैं इसके पहले तुम लोगों को खूब ढेर सारा पढ़ाया था, तो एक बच्चा मेरा बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में गया, बहुत अच्छा किया, उसने देखो अच्छा बायो में उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब इसका जीन खराब हो सकता है। तुरंत तो भागता भागता, अरे सर मैं हूं ना, तुरंत आया, मेरा डीएनए वगैरह निकाला, जो भी जहां से निकाला मेरे को कुछ नहीं पता, वो निकाल लिया, ठीक है। उसने निकाला, जीन को खोला, देखा आंखें वाला जीन खराब है, नया जीन लैब से बना करके उसमें डाल दिया, जोड़ दिया, जोड़ के फिर मेरे अंदर दाएं 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 करके भर दिया। मैं ऐसे चुपचाप बैठा था, फिर सो गया, सुबह उठा ऐसे बोला अबे दिख रहा है मेरे को, हाँ हाँ दिख रहा है यार, किसने किया, किसने किया, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, ये बायोटेक्नोलॉजी में लड़का पढ़ के गया था मेरे से, है ना, मुझे तो खुद ही नहीं पता था। बोला सर मैंने किया, भाई इधर आ इधर आ इधर आ, आजा आजा तेरे को पैसा देते हैं, हाँ क्या लगता है पैसा दे दूंगा, अरे पीटूंगा उसको, मारूंगा, है ना, पैसे थोड़ी ना दूंगा। चलिए ठीक है, तो बताओ जीन थेरेपी का मतलब क्या था बच्चे, बड़े प्यार से समझो इस चीज को, है ना, बड़े प्यार से, क्योंकि जीन खराब था, तुम्हारा घर खराब है, सपोज दैट तुम्हारे घर का एक कमरा है वो खराब है, तो तुम क्या करोगे, पूरा घरवा का तोड़ के थोड़ी ना भगा दोगे, नीचे से पूरे घरवा तोड़ डालोगे, कमरा खराब है तो कमरा बनवाओगे ना, उसी तरह जीन खराब है तो जीन बनवाओगे ना, बिल्कुल बनवाएंगे। अब देख लेते भैया ये जीन थेरेपी जो थी सबसे पहले किसमें की गई, तो देखो जो जीन थेरेपी सबसे पहले 4 वर्षीय लड़की में की गई, ठीक है, जीन थेरेपी क्या किया गया कि इसको सबसे पहले किसमें किया गया, सबसे पहले इसको 1990 में 4 वर्षीय एक लकड़ी थी, एक लड़की थी, उसमें किया गया, ये है 4 वर्षीय लड़की, चू 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 है ना, ये देखो इसमें किया गया 4 वर्षीय लड़की में। अब इसमें क्या किया गया, एक यहां से नीट का क्वेश्चन था, ये 4 वर्षीय जो लड़की थी ना, इसको इसमें क्यों किया गया, कारण क्या था, तो इसमें हम आपको बताते चले कि मानव शरीर में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एडीए, क्या बोलते हैं, एडीए, एडेनोसिन डाई एमिनेज। इस लड़की के मतलब कि जो एडीए होता है, एडिनोसिन डी एमिनेज, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और आपको जैव अणु में आपने पढ़ रखा है कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन भी होते हैं। तो जो एडीए, एडेनोसिन डाई एमिनेज एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, ये एंजाइम इस बालिका के अंदर नहीं पाया गया। अब हमको पता कि एडेनोसिन डी एमिनेज के लिए जो मानव शरीर का जो डीएनए है, उस डीएनए के कोई ऐसा जीन तो होगा ही होगा कि जो एडेनोसिन डाई एमिनेज बना रहा हो। क्लियर है, देख लेते हैं एडेनोसिन डाई एमिनेज कार्य क्या करता है।
तो जो एडेनोसिन डाईएमिनेज है वो लसिका अणु में होते हैं, ठीक है, लसिकाणु होते हैं। वो क्या होते हैं? वो लसिकाणु होते हैं, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। लसिकाणु होते हैं, या फिर वो श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं, वो लसिकाणु होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं। अब ये बताओ, लसिकाणु या श्वेत रुधिर कणिकाओं का काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना और रोगों से लड़ना। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, बोलो बोलो बोलो। रोगों से लड़ना है, किससे लड़ना? और किसी से नहीं, रोगों से लड़ना, ठीक है। अब जब ये बताओ, जब ये एडीए एंजाइम इस बचवा के अंदर नहीं पाया गया तो इसका शरीर क्या रोगों से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। तो इसका क्या खराब है? मतलब कि इसके डीएनए में, कहां पर? इसके डीएनए में जो एडेनोसिन बना, वो जो एडेनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जो एंजाइम है, जो एडेनोसिन बनाने वाला ये है हमारा जीन है। क्या है ये? हमारा जीन है। ये क्या है? नहीं पाया गया, नहीं पाया गया। अब हमको पता है कि जो लसिकाणु होते हैं ये कहाँ बनते हैं? लसिकाणु कई जगह पर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? हो गया आपका जैसे अस्थि मज्जा हो गया, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हम आपके रुधिर में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी थाइमस ग्रंथि हो गई, वहाँ पर लसिकाणु बनते हैं। थाइमस ग्रंथि हो गई। फिर आपका प्लीहा हो गया, वहाँ पर भी लसिकाणु बनते हैं। तो हमने क्या किया, और आपको एक चीज़ बता दें, आपको पता है जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, वो क्या होता है? बताइए। ब्लड या रुधिर को हम बोल सकते हैं ना कि वो मर जाता है। बताइए, रुधिर मर जाता है कि नहीं? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 90 दिन। हैं? कितने दिन होता है बताओ? 90 दिन होता है? बताओ। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि रुधिर हमारा मर जाता है। कितने महीनों में बोला जाता है? 3 महीने में रुधिर हमारा चेंज हो जाता है ना? तो ये बताओ, अगर हम इस एडीए प्रोटीन को या एडीए एंजाइम बनाने वाली जीन को इस लड़की के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रवेश करा देंगे तो क्या होगा? एडीए प्रोटीन इसके अंदर पहुंच गया तो एडीए प्रोटीन क्या बनाएगा? एडीए प्रोटीन लिम्फोसाइट और श्वेत रुधिर कणिकाएं बनाने लगेगा, और जब वो लिम्फोसाइट लसिकाणु और श्वेत रुधिर कणिकाणु बनाएगा तो क्या होगा? प्रतिरक्षा उससे प्रदान होगी। लेकिन हमें पता है कि रुधिर मर जाता है, फिर वो रुधिर कुछ दिन बाद मर जाएगा, 2-3 महीने बाद। तो क्या होगा? इसको फिर जरूरत पड़ेगी कि भैया फिर एडीए प्रोटीन लाओ, है ना? तो हम इसको बार बार इस तकनीक से देते रहेंगे, ठीक है। बार बार इस तकनीक से देते रहेंगे तो क्या होता जाएगा कि हम लोग इसकी इम्यूनिटी को बार बार बढ़ावा देते रहेंगे। बताइए, अच्छे से समझिए इस चीज को, ठीक है। ठीक है, जो रुधिर की जो कोशिकाएं होती है ना, जो ब्लड की सेल होती है ना, वो मतलब कि अमर नहीं होती हैं। जैसे हमारी आंखों की सेल होती है, वो अमर होती हैं, है ना। जब मर जाओगे एकदम से बंद। हार्ट की सेल ना अमर होती हैं, दिल की सेल, है ना। वो बात अलग है, वो कई बार टूट जाता है, ये वो फिर जुड़ जाता है ना। प्यार व्यार में बहुत बार टूटता है दिल, है ना। बच्चों के साथ अक्सर होता है। 12th, ये पता है 10th 11th और 12th यही होती है प्यार करने की उम्र। इसी में बच्चों को ना सच्चा वाला प्यार होता है, और वास्तव में उनको पता नहीं होता है कि भैया जिस समय जिस लड़की पर है ना वो हो रहे हैं, वो किसी और से गेम चल रहा है उसका। है ना। तो इसलिए इसी बीच ना सच्चा प्यार हो जाता है, यार ये मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं शादी कर लूंगा। बच्चे देखो, मैं एक बात कहता हूँ, प्यार करो, बिल्कुल करो, अभी करो। मैं कहता हूँ 11th वाले भी देख रहे होंगे, 12th वाले भी, ठीक है। इंडिया के आप कई कोने से देख रहे होंगे मुझे। मैं कहता हूँ, बायोमन कहता है प्यार करो, ठीक है। कर लिए बिल्कुल, गर्लफ्रेंड बना लिए बिल्कुल, ले लिए बिल्कुल, ठीक है। रख लिए उसको अपने पास बिल्कुल रख लिए। एक बात ये सोचो, जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे ना, क्या तुम अपना खर्चा उठा रहे हो सही से? कि अपने खर्चे के लिए अपने बाप पर डिपेंड हो, अपने खर्चे के लिए अपने मम्मी पर डिपेंड हो? जब तुम अपना खर्चा उठा लेना ना, अपना खर्चा खुद उठा रहे हो, ठीक है, कि मैं अपना खर्चा खुद उठा रहा हूं, तब तुम्हें हक है प्यार करने का, तब तुम्हें हक है नशा करने का। नशा करना है ना, बच्चे नशेड़ी बनते, नशा करते हैं।
मैं कहता हूं अपने पैसे से नशा करो, औकात समझ में आ जाएगी। अपने पैसे से प्यार करो, औकात समझ में आ जाएगी। अपने पैसे से ना लड़कियों को घुमाओ, औकात समझ में आ जाएगी। खुद का पैसा कमा के देखो। प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन सोचो उसके पीछे हो क्या सकता है। सोचो, ऐसे बैठ के सोचो कि भैया आज मैंने प्यार किया, लड़की आई, ठीक है, बच्चे पैदा हुए, खिलाऊंगा क्या उनको? हैं सलाह अपने को कपड़े लेने के लिए 5 बार सोचना पड़ता है, पैसे नहीं है। एक वॉच खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, पैसे नहीं है। एक लड़की और आएगी, उसको क्या दिलाऊंगा मैं? जब वो बोलेगी मुझे 4 व्हीलर में घुमाओ, कहां से लाऊंगा 4 व्हीलर? इसलिए अभी वक्त है ना अपने सपनों को सच करने का। ठीक है, अभी एक एक उम्मीद, एक फोकस ये रखो कि बस मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे जॉब पानी, मुझे कुछ भी करना है, पैसे कमाना है। जब पैसे कमा लोगे ना आप लोग, तो आई गारंटीड प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। सॉरी, है ना? फिर प्यार होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? आपकी वाइफ जो होगी या आपका जो हस्बैंड होगा, वो उससे बोलोगे देखो एक काम करो, आज आज चलो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तुरंत जाओगे, है ना? और अगर पैसे वैसे नहीं रहे तो क्या करोगे? बोलेगी रेस्टोरेंट में जाते, बोलेगे अरे रेस्टोरेंट में खाना खाओगी? है पैसे नहीं है, उधर खाना नहीं अच्छा मिलता, इधर ही घर में बना लो चुपचाप दाल चावल। तो इसलिए ये सब फिजिकल अट्रैक्शन है बच्चे, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो जिंदगी में। जिंदगी में यदि आगे जाना है ना, तो कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना होगा, और आई होप आप लोग सोचेंगे। चलिए यहाँ पे देखा हमने, ठीक है। चलो, जब ये बताओ, जब ये जीन इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? कुछ दिन तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, चलो जीन नहीं डालते हैं। हमने क्या किया, इसको जीन के इसके कहां पर डाल रहे थे? इसके ब्लड के अंदर डाल रहे थे। हमने देखा इसका ब्लड कहां पर बनता है, वो बनता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोलते हैं अपन लोग बोन मैरो में बनता है। हमने क्या किया, इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा दिया, ट्रांसप्लांट करवा दिया। तो बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद रक्त हमेशा बनता रहता है, तो बोन मैरो भी हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये भी इसका स्थायी उपचार नहीं निकला, ठीक है। तो मतलब इसको बोला गया कि बार बार इसका बोन मैरो बदलाते रहो, ठीक है। कब तक करोगे? तो यहां पे हमने क्या देखा कि इसको एडीए जीन की कमी थी। एडीए जीन को इसको सुधारा गया, लैब में बनाया गया, फिर एडीए जीन को इसके ब्लड में डाला गया, ठीक रही कुछ दिन। इस बच्चे को हम लोग कुछ दिन तक जिंदा रख पाए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट इसको कुछ दिन तक जिंदा रख पाए। ओके, क्या हुआ कि एडीए जीन को बार बार डालते थे, फिर वो होता था, फिर डालते थे, फिर होता था, फिर डालते थे, फिर होता था। फिर अंत में इनको बोन मैरो भी कर दिया, फिर भी कुछ दिन तक जी बच्ची, ठीक है। फिर आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी क्या लिखता है कि इस जीन को ना बार बार स्थानांतरित कराया जा रहा था, लेकिन इसका कोई स्थायी उपचार नहीं था। फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो अब इसका स्थायी उपचार हमको मिला। स्थायी उपचार, ऐसा लगा कि इसका स्थायी उपचार कब होता है? स्थायी उपचार जब, देखिए ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये मिला, ये एक छोटा सा बचवा बना रहा था, ये देखो, है ना, कहाँ है? माँ के पेट में। और आपको मैं जब मानव जनन पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का करवाया गया, इसको पता किया गया, ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस में पता चल गया कि इसमें जो एडीए जीन है ना, एडीए जीन है ना, वो नहीं है। तो हम इसकी क्या किए, इसकी हमने भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में ही इसको पता लगा लिए, फिर इसको भ्रूणीय अवस्था में इसको इस जीन को डाल दिए। तो इससे हो सकता है कि वो एडीए जीन पहुंच करके अपना काम करने लगे और आगे चल के बच्चों में एडीए का निर्माण होने लगे, जिसके कारण से उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, ठीक है। हो सकता है, कंफर्म नहीं, गारंटीड नहीं, इसका स्थायी उपचार हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारी जीन थेरेपी, ठीक है। इसका एडीए जीन नहीं था, वही जीन बार बार डाल रहे थे हम लोग, है ना। ये था हमारा जीन थेरेपी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इस जीन थेरेपी के विषय में हमारा एनसीईआरटी क्या लिखता है, ठीक है। तो आपके बोर्ड पर, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आपको स्लाइड दिखेगी। कुछ स्लाइड को करने से पहले थोड़ा सा मैं एक आपको कोट सुना देता हूँ, है ना, याद रखना। कि कदर वो भी करेंगे जो तुमको हर बार नीचा दिखाते हैं, कि कदर वो भी करेंगे जो तुमको हर बार नीचा दिखाते हैं। बस तू हथियार किताबों को बना, बस तू हथियार किताबों को बना, टूटेंगे घमंड उनके भी,
टूटेंगे घमंड उनके भी जो तुम्हारे ख्वाब का मजाक बनाया करते हैं, बस तू अपनी मेहनत से अपना इतिहास बना। ठीक है। कहते हैं कि जो सफलता होती है ना, मंजिल को पाने में उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी खुशी मिलती है उस सफलता को चलने में, उस सफलता को पाने के लिए जितना एफर्ट्स करते हैं ना, उसमें बहुत खुशी मिलती है। सपोज दैट, समझना एक बात को, बस 1 मिनट बात करूंगा आपसे। एक पहाड़ में चढ़ना है, यदि आपको हेलीकॉप्टर से उठा करके पहाड़ में चढ़ा दिया जाए, बोल दो मैं विनर बन गया, मैं सफल हो गया, तो क्या वहां पे उतनी खुशी मिलेगी? नहीं। लेकिन जब वही पहाड़ में आप 10 बार चढ़ोगे, फिर गिर जाओगे, फिर चढ़ोगे, फिर गिर जाओगे, फिर चढ़ोगे, ऊपर तक चढ़ जाओगे, फिर गिर जाओगे, फिर चढ़ोगे, तो क्या होगा? जब बार बार तुम ऐसा करोगे ना, जब फिर वहां पर तुम मंजिल में पहुंचोगे ना, तब लगेगी कि यार ये है सफलता। ठीक है, तो चलिए ठीक है बहुत हुआ है ना। तो मेहनत से मैं कहता हूं मेहनत करो। ठीक है, जिंदगी में कुछ भी करना है ना, तो आप लोग मेहनत करो। मेहनत के दम पर ही कुछ किया जा सकता है, बिना मेहनत के दम पर कुछ नहीं किया जा सकता है। सर स्लाइड वो करिए आप, एनसीईआरटी स्लाइड। ओके, चलिए अब आपका एनसीईआरटी स्लाइड आपको दिख रहा होगा, और स्लाइड में लिखा हुआ है ऊपर जीन चिकित्सा। क्या हुआ? जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। एनसीईआरटी क्या बोलता है आपका, समझिएगा। एनसीईआरटी बोल रहा है, साउंड इशू क्या, वो चेक करिए आप एक बार। मुझे तो लग रहा क्लियर है, आपका सिस्टम गलत बता रहा होगा उसको रीसेट करिए, उसको एक बार रीसेट करके देखिए। कैमरा सही लगा है? लाइव तो है नहीं कि बच्चों से पूछ ले। चलिए एक बार देखिए आप लोग। ठीक है, ओके नहीं था अरे यार अजीब आदमी हो तुम। सिस्टम थोड़ा सा वो हो रहा था, सिस्टम बोल रहा था कि साउंड नहीं आ रहा है ना, साउंड तो आ रहा है प्रॉपर्ली। चलिए, जीन चिकित्सा में क्या लिख रखा है एनसीईआरटी ने, कि यदि एक व्यक्ति अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है, क्या है? ये जो व्यक्ति थी, लड़की थी, वो अनुवांशिक रोग के साथ, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुई है। ठीक है, तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? अपन ने बोल दिया जी है, बिल्कुल चिकित्सा व्यवस्था है। करवाएगा? हैं? करवाओगे? चिकित्सा व्यवस्था है। क्या है? जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। क्या है? जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं। किन विधियों का सहयोग लेते हैं? जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार किया जाता है। हमने इस बच्चे की जीन को चिन्हित कर लिया कि भैया इसका एडीए जीन ही खराब है, तो हमने उसको क्या किया? उसके दोषों को सुधार दिया। ठीक है, आगे लिखता है, उसमें रोगों के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। हमने इस एडीए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं में, यानी कि ब्लड सेल में प्रवेश कराया। ठीक है, अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के, क्या है? अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के, सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन को क्षतिपूर्ण कर उसके कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, यहां पर जीन इतना कटा था, खराब था, अनुपस्थित था, उसको हमने क्या किया? जीन को बना करके डाल दिया। अब फिर जो इसका काम हो रहा था, एडीए प्रोटीन बना रहा था, वो प्रोटीन बनाने लगा। ठीक है, बताइए यहां तक आपने समझा? यदि हम, बताओ, यदि हम वहां पे उस डीएनए को नहीं सही करते तो क्या होता? तो क्या होता? क्या आगे अच्छी प्रोटीन बनता? क्या आगे एडीए प्रोटीन बन जाता? बिल्कुल कभी नहीं बन पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या लिखता है आपका, कि जीन चिकित्सा का पहले, ठीक है, जीन चिकित्सा का सबसे पहले पहल प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डाईएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। मैं बता दूं ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एडीए का फुल फॉर्म बताओ ठीक है, एडीए का फुल फॉर्म बताओ, एडेनोसिन डाईएमिनेज। ठीक है, इसका काफी मतलब छोटा छोटा, डाई डीई है तो उसका डीआई लिख दिया डीआई लिख दिया जाता, 2 लिख दिया जाता था, और कुछ है ना, भ्रमित करने के लिए, लड़का भ्रमित हो जाए। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या लिखता है, कि यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। मैंने क्या बताया कि जो एडेनोसिन डाईएमिनेज है वो क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कार्य करता है। ओके, आगे है, उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडेनोसिन डाईएमिनेज के लिए जिम्मेदार है,
जो इसके लोप होने के कारण होता है। ठीक है, मतलब ये एंजाइम लोप हो गया, खराब हो गया, नहीं आया। ठीक है, फिर आता है एनसीईआरटी लिखता है कि कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। हमने क्या किया, हमने बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांट करवा दिया, हमने बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट करवा दिया, लेकिन वो इसका उपचार नहीं था। ठीक है, उसके उपचार उसका नहीं था। ठीक है, क्या बोला गया कि उपचार का प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा के द्वारा होता है। या तो हम हमने क्या बताया कि एक जीन ले लो, बार बार उसके ब्लड में डाल दो, बार बार उसके ब्लड में डाल दो। हम एक जीन ले रहे हैं, बार बार उसके ब्लड में डाल रहे हैं। फिर हमने क्या किया, भैया ये जीन, ये ब्लड कहां से बनता है, बोन मैरो। हमने क्या किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा दिया, बोन मैरो। फिर देखा बोन मैरो से भी स्थायी विधि नहीं है। फिर देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, जिससे जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। ठीक है, सुई द्वारा क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतः रोगनाशक नहीं है। ये दोनों जो अस्थिमज्जा वाला और सुई द्वारा, ठीक है, जीन द्वारा, एडी एंजाइम द्वारा, ये क्या है, ये पूर्ण रोगनाशक नहीं है। तो पूर्ण रोगनाशक कौन हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो जब भ्रूणी अवस्था में होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है। आगे है, जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त के लसिकाणुओं को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। ठीक है, उसके रक्त के लसिकाणु को निकालकर एक संवर्धन माध्यम में रख करके उसको संवर्धन किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है कि क्या दिक्कत है इसको। ठीक है, सक्रिय एडीए का से डीएनए यानी कि पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग किया जाता है। अब आप हमें यह बताइए कि जब पौधा होता है, एक पौधे में जब हम ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? और जब एक जंतु में एक पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? रिट्रोवायरस का प्रयोग करते हैं, पश्च विषाणु का प्रयोग करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम, पौधे का। सही बोल गए? आप बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। सॉरी। नहीं, देखिए आपने बताया तो सही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बच्चे को बताने दीजिए। ठीक है, देखिए पौधों में वो सर ने बता दिया, देख लो, इतना मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट इतना पढ़ने लगा है मेरा कि जो मैं पढ़ाता हूं उनको याद है ना। ये बायोटेक का लेक्चर था, बायोटेक में पढ़ा रहा था मैं कि पौधे में जो पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं ना, तो किसका लेते हैं? एग्रोबैक्टीरियम का लेते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम का एक स्पेसिफिक डीएनए प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड का नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, और हम जब एक मनुष्य में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ये जो जीन था ना वहां पे, उस जीन को डीएनए के लिए, जीन को जोड़ने के लिए कोई प्लाज्मिड चाहिए ना, इसको जोड़ने के लिए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कोई हमको प्लाज्मिड चाहिए ना। यदि हम इसको ह्यूमन में डालते हैं, जंतु में डालते हैं, तो ये किसका प्लाज्मिड होता है? ये प्लाज्मिड होता है रिट्रोवायरस का। ठीक है, याद रखना। चलो अगला पॉइंट क्या है दिया है कि सक्रिय एडीए का सी डीएनए यानी कि पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ठीक है, वो रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है। ये कोशिकाएं मात्र प्राया होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल क्या होती है? मात्र प्राया होती है, मर जाती हैं। ठीक है, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। बार बार इस लसिकाणु को हटाएंगे, गंदी चीजें हटा करके एडीए जीन लगा करके भेज देंगे। ठीक है, आवश्यकता होती है। यदि अस्थिमज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह स्थायी उपचार हो सकता है। यदि हमने एमनियोसेंटेसिस द्वारा पता कर लिया और देखा, क्या देखा कि इसका जो जीन है ना खराब है, और उसको जीन को हमने डाल दिया, तो क्या हो सकता है? उसको एमनियोसेंटेसिस द्वारा हम उसको जीन को डाल दिए तो उसका उपचार, स्थायी उपचार संभव हो सकता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा डीएनए, तो वो डीएनए खुद ही एंजाइम बनाने लगे। ठीक है, जब वो डीएनए एंजाइम बनाने लगेगा तो क्या होगा कि उसमें जो एडीए है, उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या हो जाएगा? वो मजबूत हो जाएगा। फिर उस प्रतिरक्षा तंत्र को ज्यादा कोई दिक्कत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा जीन थेरेपी। ठीक है, क्या था? जीन थेरेपी। अब आता है आणविक निदान। आणविक निदान क्या होता है समझना बड़ा छोटा सा टॉपिक है ना। देखो, ये एक आदमी है, ठीक है,
ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर गया, घुस गया, इतना बड़ा सॉरी, इतना बड़ा था ये बैक्टीरिया, घुस गया। ये बैक्टीरिया अपने आप को बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा, बहुत बैक्टीरिया ले आया, ठीक है, बड़ा किया। अब ये आदमी जो राजा बाबू की तरह चलता था, भी ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एकदम से गिर गया ऐसे। फिर इसको ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने परंपरागत विधियां, उसकी हाथ वाथ देखा, ऐसे उठा करके देखा, जीभ निकाल कर निकाल 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 ऐसे देखा, यहाँ छुआ वहां छुआ, देखा क्या दिक्कत है इसको, अच्छा ठीक है ये दिक्कत है, ठीक किया, इलाज किया, खून का जांच करवाया, है ना, और क्या किया, मल मूत्र की जांच करवाया, है ना, यूरिन टेस्ट करवाया, स्टूल टेस्ट करवाया, ठीक है, काफी कुछ करवाया। बताइए, ये जो बैक्टीरिया था प्रवेश किया था, समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, ये बैक्टीरिया प्रवेश किया था 1 साल पहले और ये बीमार हुआ 1 साल बाद, यानी कि आज प्रवेश किया 2021 में प्रवेश किया, तो ये बीमार हुआ 2022 में, ठीक है। अब ये बताओ, यदि ये बंदा कोई ऐसी तकनीकी होती कि यदि ये बंदा जब 1 साल पहले प्रवेश हुआ था, उसके करीब 2-3 दिन 4 दिन बाद जाकर के जब ये टेस्ट करवाए तो उसको पता चल जाए कि मुझको ये बीमारी है ना, क्योंकि वो बैक्टीरिया जाकर के उसके डीएनए को छुएगा, डीएनए को खोलेगा, और डीएनए को खोलेगा तो डीएनए क्या हॉर्न बजा देगा, पूरे सेल को हॉर्न बजा देगा, और उस हॉर्न को हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छा बैक्टीरिया आ गया। वही हॉर्न को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वही हॉर्न को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट लगते हैं, है ना। तो आणविक निदान क्या है? जब इसको बीमारी बहुत पूरी तरह से घेर लिया ना, तब ये गए डॉक्टर के पास, है ना। फिर परंपरागत विधियों से हुआ। आणविक निदान में ये होता है कि कोई बीमारी हमको होने वाली है 2 साल में, 3 साल में, है ना, या फिर कोई बीमारी के लक्षण हमारे अंदर अभी से हैं, वो हमको पता चल जाए आज ही। सपोज दैट 4 साल बाद, है ना, मतलब कि आज मेरे अंदर कोई कोई छोटा सा वायरस घुस आया है, आज बिल्कुल छोटा सा वायरस है, हाथ से गया अंदर है, इधर इतने पर है अभी, ठीक है। ये 4 साल बाद क्या होगा, पूरी बॉडी में ये वायरस हो जाएगा और पूरी बॉडी में इसका संक्रमण होगा। अब कोई ऐसी तकनीकी है जो इसको पता कर सके कि इधर से वायरस गया है? वही होता है आणविक निदान, ठीक है, वही होता है आणविक निदान। अब देखिए इसका एनसीईआरटी क्या लिखता है, स्लाइड दिखाइए एनसीईआरटी की, है ना, एनसीईआरटी स्लाइड आणविक निदान होगा आपके पास, हाँ ठीक है। देखिए एनसीईआरटी स्लाइड आणविक निदान क्या बोलता है आपका, कि आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है, ठीक है। रोग की क्या होती है, रोग की प्रारंभिक पहचान को समझना होता है और उसकी क्रिया विधि को समझना होता है कि भैया ये कैसे कैसे क्रिया कर रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा। फिर आता है उपचार की परंपरागत विधियां, परंपरागत का मतलब जो परंपरा में चली आई है बहुत पहले से, परंपरागत विधियां, सीरम, ठीक है, ब्लड टेस्ट करना, सीरम, ठीक है, सीरम उसी को बोलते हैं, ब्लड के ऊपर होता है सीरम, ठीक है, सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि, मूत्र का जांच करना, है ना, कफ का जांच करना, स्टूल का जांच करना, ये हो गया, का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ब्लड का जांच करके आप पता लगा लें कि मुझको 1 साल बाद होने वाली बीमारी कौन सी है, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीमारियां ना डीएनए को जाकर के हलचल मचाती हैं। कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी अंदर घुसेगा ना तो डीएनए में जाएगा जरूर, है ना। अब ये बताओ, कार में तुम जाते हो तो कार की चाबी लेकर के जाते हो कि नहीं? बिना कार की चाबी लेकर के जाओगे, दरवाजा खोलोगे तो क्या कार खुल जाएगी? नहीं खुलेगी, कार क्या हो जाएगी, चिल्लाने लगेगी। कार का ऑनर आकर के सुन लेगा, तुमको डंडा डंडा पीटेगा, है ना। इसी तरह कार को हमने माना डीएनए, अब कोई वायरस घुस आया और खोल रहा है बार बार, ऑनर चला गया, मतलब ऑनर कोई सुनने वाला है ही नहीं है, तो कार चिल्लाएगी ना। सुनने वाला कौन होना चाहिए, डीएनए चिल्ला रहा है तो सुनने वाला कौन होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जो उस डीएनए की संरचना को पढ़ सके। तो डीएनए की संरचना को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन है, हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो डीएनए की संरचना को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, परंपरागत विधियों से क्या हुआ, पता लगाना संभव नहीं है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज अभिश्रृंखला, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अपमानक, जिसको बोलते हैं एलाइजा ठीक है, क्या बोलते हैं, एलाइजा, ठीक है। एंजाइम एंजाइम लिंक्ड, फिर है इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
और क्या बोला? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मुलिस, इसकी खोज किसने किया था? कैरी मुलिस ने। ठीक है, कैरी मुलिस। पीसीआर के द्वारा और एलिसा टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, पीसीआर और एलिसा कुछ ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जब रोग उसको होने वाला होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है, तभी उस रोग की पहचान की जा सकती है। किसके द्वारा? पीसीआर के द्वारा और एलिसा के द्वारा। पीसीआर आप लोगों ने पढ़ रखा है। पीसीआर में क्या होता है? 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली हो गई आपकी डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या करते हैं? डीएनए को लेते हैं, उसके खंडों को तोड़ते हैं, फिर डीएनए को अलग अलग करते हैं, डीएनए आपस में जुड़ ना पाए उसमें अत्यधिक तापमान का अंतरक्षेप करते रहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पीसीआर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? एलिसा। ठीक है, क्या देखते हैं? एलिसा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एलिसा, लेकिन आज नहीं, लेक्चर नंबर 6 में, भाग 6 में। 5 इतना ही सही है। ठीक है, नोट्स बनाते हैं चलो। और आप लोग एक गलत काम करते हो, वीडियो देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। यार बच्चे, वीडियो को लाइक कर दिया करो सभी लोग। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर बस हम लोग यहीं तक फाइनल करते हैं। और आप लोग अब पढ़ते भी रहिए, मेहनत करते रहिए। यदि कोई दिक्कत है ना, तो बायोमन आपके साथ है, परेशान नहीं होने को, है ना। किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होना बच्चे, बायोमन तुम लोगों के साथ है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, चलिए ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी ना समझ में आए तो जरूर से जरूर बताना। और सभी लोग जो नोट्स बना रहे हो ना, अपनी नोट्स का जो इस फोटो है ना, उसको आप लोग इंस्टाग्राम पे भेजेंगे। इंस्टाग्राम की लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।